गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज से हम भारत की खोज स्टार्ट करेंगे। तो भारत की खोज पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखित डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। तो आप सभी को पता है कि भारत की खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने यह पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी थी, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। तो यह पुस्तक उन्होंने कब लिखी थी? जब वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कहाँ गए थे? जेल में गए थे। और जेल में उनकी यह कौन सी यात्रा थी? नवी यात्रा थी। और कौन से जेल में गए थे? अहमदनगर के किले की जेल में रहकर उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। सन 1946 में उनकी यह पुस्तक प्रकाशित हुई, यानी कि 1944 में उन्होंने यह पुस्तक लिखी और 1946 में उनकी यह पुस्तक क्या हुई? प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक भारत के धर्म, भारत की संस्कृति और अतीत की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए लिखी। यानी जो उन्होंने यह पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने भारत की संस्कृति के बारे में लिखा है, भारत को आज़ादी कैसे प्राप्त हुई है ये लिखा है, और वहाँ के धर्म, वहाँ के त्यौहार, वहाँ की संस्कृति और उसकी जटिलताओं का उन्होंने क्या करा है? पूर्ण रूप से वर्णन किया है। यह उनकी नवी जेल यात्रा थी, यानी जब वो अहमदनगर के किले की जेल में रखे गए तो वो पहली बार नहीं बल्कि नवी बार गए थे। इस समय यहाँ पर वे 20 महीने से अधिक समय रहे, यानी कि अहमदनगर के किले की जेल में उन्होंने 20 महीने से भी अधिक का समय व्यतीत किया। और जब वे जेल में गए थे तो उस समय कौन सा पक्ष था? शुक्ल पक्ष था। तो उस शुक्ल पक्ष को देखकर ही वह यह अनुमान लगाते थे कि अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आता है, यानी कि जिस प्रकार शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष आता है उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आता थे। तो वह इसी पक्ष को देखकर अपने समय का अनुमान लगाते थे। जब एक शुक्ल पक्ष आता था और फिर दूसरा शुक्ल पक्ष आता था तो उसे देखकर उन्हें पता लगता था कि उन्हें यहाँ आए 1 महीना व्यतीत हो गया है। और वह इस बात को याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। नेहरू जी जेल में रहकर बागवानी करते थे। नेहरू जी जब जेल में थे तो उन्हें खाली बैठने का शौक नहीं था, तो वहाँ पर भी वह क्या करते थे? बागवानी करते थे। बागवानी यानी कि फूलों के लिए छोटी छोटी क्यारियाँ बनाना। तो वहाँ की जो भूमि थी वह कैसी थी? बिल्कुल बंजर थी। अपने कठिन परिश्रम के द्वारा उन्होंने वहाँ की बंजर भूमि को क्या बना दिया था? उपजाऊ बना दिया था। और उसमें छोटे छोटे कई प्रकार के फूल पौधे उन्होंने उगाए थे। वहाँ पर रहते हुए उन्होंने एक घटना का वर्णन भी किया है। उन्होंने चांद बीबी नाम की एक सुंदर और साहसी महिला के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि चांद बीबी एक साहसी महिला थी जिसने अपने किले की रक्षा के लिए अकबर के खिलाफ क्या उठा ली थी? युद्ध में तलवार उठा ली थी और स्वयं ही उन्होंने उस सेना का क्या किया था? नेतृत्व किया था। परंतु उनका दुर्भाग्य था कि उनकी सेना में ही उनका एक गद्दार आदमी भी था जिसने उसकी क्या कर दी थी? चांद बीबी की हत्या कर दी थी। यानी कि चांद बीबी की जो मृत्यु हुई वह अपने ही आदमी के द्वारा हुई। जब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे और वहाँ पर वह खुदाई किया करते थे तो वो जो वहाँ के अधिकारी थे उन अधिकारियों ने वहाँ पर खुदाई के लिए क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो गांधी जी ने इसका विरोध नहीं करा, बल्कि गांधी जी ने उस कार्य को क्या कर दिया? बंद कर दिया। और उसकी जगह उन्होंने अपने हाथ में क्या उठा ली थी? कलम उठा ली थी। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। यानी उनका मानना था कि जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता, मुझे आज़ादी नहीं मिल जाती, तब तक मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। मैं अपने कर्मों के द्वारा जो मैं कार्य कर रहा हूँ उन्हीं के बारे में लिख सकता हूँ। ना तो मैं अतीत के बारे में बता सकता हूँ और ना ही मैं वर्तमान के बारे में बता सकता हूँ। नेहरू जी का मानना था कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म
मनुष्य की स्मृतियों को जरूर प्रभावित करते हैं। यानी कि यदि हम अच्छे कार्य करते हैं या बुरे कार्य करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क पर अवश्य दबाव डालते हैं, और यह दबाव कभी कभी क्या हो जाता है, दम घोटू हो जाता है। दम घोटू का मतलब है कि जिसमें हमारा दम घुट रहा हो, जो हमें अंदर ही अंदर क्या कर रहा हो, परेशान कर रहा हो। अतीत से संबंधित विरासत और उत्तराधिकारी को उनके मन में उभरे तो वे सोचते थे कि किन बातों का उत्तराधिकारी। उनका मानना था कि हम किस बात के उत्तराधिकारी हैं। हम दूसरे देशों से जो युद्ध कर रहे हैं, उस युद्ध में हमें विजय प्राप्त हो रही है या हार प्राप्त हो रही है, क्या हम उसके उत्तराधिकारी हैं? क्या वह हमें विरासत के रूप में मिला है, या हमारे हारने का दुख क्या है, उन सब के वारिस हैं। हमारे रक्त में यह विचार क्या है, पूर्ण रूप से समाया हुआ है। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात जवाहरलाल नेहरू जी के मन में लंबे अरसे तक रही। अब है तलाश। भारत की समृद्धि, धर्म और संस्कृति को व्यक्त किया। तलाश के माध्यम से उन्होंने क्या किया है कि भारत कितना समृद्ध देश था, उसकी संस्कृति कितनी विकसित थी, और कभी यह देश क्या कहलाया जाता था, सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। तो ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश आज पिछड़ गया है। भारत मेरे खून में रचा बसा था। तो गांधी जी कह रहे थे, नेहरू जी कह रहे थे कि भारत जो है मेरे खून में रचा बसा था। यानी नेहरू जी को अपने देश भारत से बहुत प्यार था। इसके बावजूद मैंने एक उसे बाहरी आलोचक की नज़र से देखा तो वहाँ की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए वे कह रहे, क्या भारत ने अपनी शक्ति को खो दिया है? जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, क्या आज उस देश ने अपनी शक्ति को खो दिया है? आधुनिक विश्व में भारत का क्या स्थान है? इस समय हमारे देश भारत का क्या स्थान है? भारत की जो सभ्यता है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, वह कोई नई सभ्यता नहीं है, बल्कि 5-6 हजार वर्ष पुरानी है, और उस सभ्यता को आज भी कोई नहीं हिला सका है। तो इसका कोई ना कोई कारण तो अवश्य रहा होगा। उसका संस्कृति आधार इतना मजबूत है कि उसे कोई हिला नहीं सका। उन्होंने पुराने स्मारकों को भी देखा। हमारा देश जो कि इंडिया और हिंदुस्तान कहलाता है, वह किसके आधार पर कहलाता है? वह हमारे देश में जो बहने वाली 2 नदियां हैं, इंडस और सिंधु, उन्हीं के नाम पर हमारा देश क्या कहलाता है? इंडिया या हिंदुस्तान। इंडस के आधार पर इंडिया और सिंधु के आधार पर हमारा देश क्या कहलाता है? हिंदुस्तान कहलाता है। तो हमारा देश दिन पर दिन ऐसा क्या हुआ कि जो पिछड़ता चला गया। हमारे देश में अनेक पवित्र तीर्थ स्थल हैं, अनेक नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, अनेक पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, घाटियां हैं, और हमारा देश पूर्ण रूप से समृद्ध होते हुए भी आज इतना क्यों पिछड़ गया है? हमारे देश में ऐसे बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल हैं, जैसे हरिद्वार और इलाहाबाद जैसे पवित्र तीर्थ स्थल हैं, जहाँ पर अभी भी क्या लगते हैं? कुंभ के मेले लगते हैं, और सैकड़ों की तादाद में लोग इस पवित्र कुंभ के मेले में क्या करने आते हैं? स्नान करने आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि पुराने स्मारकों को देखा, पर्वों एवं त्योहारों को देखा जो भारत की महानता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मैंने भारत में अनेक ऐसे प्राचीन स्मारकों को देखा, ऐसे त्योहारों को देखा। हमारा देश क्या है? समृद्ध देश है। यहाँ पर सबसे अधिक त्यौहार हमारे ही देश में मनाए जाते हैं, और सभी त्योहारों को अच्छे से मनाया जाता है, जो भारत की क्या है? महानता का प्रतीक है। क्योंकि हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, और अनेक धर्मों के लोग रहने के कारण भी हम सब क्या हैं? एक हैं। लेकिन भारत तकनीकी विकास के अन्य देशों से पीछे रह गया। लेकिन भारत के पतन होने का कारण क्या है? क्योंकि जो भारतवासी हैं उन्हें तकनीकी ज्ञान इतना नहीं था जितना कि यूरोप वासियों को था। तो यही कारण है कि जो हमारा देश भारत है, वह तकनीकी रूप से विकसित ना होने के कारण दिन पर दिन क्या होता चला गया? पिछड़ता चला गया। क्योंकि उनकी जो मानसिकता थी वह इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतनी दृढ़ नहीं थी कि तकनीकी जानकारियों को एकदम से सीख सके। तो यही रीज़न था कि जो भारत जो है दिन पर दिन पिछड़ता चला गया, और भारत की आबादी और गरीबी इससे क्या हो गई? और ज़्यादा बढ़ गई।
भारत की चर्चा करते समय लोगों को बताते थे कि इसका नाम जो है भारत के नाम पर आधारित है। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? हमारे देश का नाम भारत के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा था? भारत पड़ा था। वे लोगों से पूछते थे कि उनके लिए भारत माता की जय का क्या आशय है, क्या उद्देश्य है। उन्होंने भारत के पेड़ों के बारे में, भारत की जनता के बारे में, भारत की सभ्यता के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में बताया है। और उन्होंने कहा है कि उन्हें इन सभी चीज़ों से, यानी कि यहाँ की संस्कृति से, यहाँ की सभ्यता से, यहाँ की जनता से बहुत ज़्यादा क्या है, लगाव है, बहुत ज़्यादा क्या है, प्रेम है। वह कहते थे कि भारत में विविधता है, भारत में विविधता है, यानी कि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक संस्कृतियों के लोग रहते हैं, और अलग अलग धर्मों के लोग रहने के कारण भी सभी लोग क्या होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, और सभी लोग त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और साथ में एकता भी है। इतने विभिन्न धर्मों के लोग रहने के कारण, अलग अलग प्रांतों के लोग होने के कारण भी यहाँ पर सभी लोग क्या रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए भारत में विविधता में एकता है, यानी सभी लोगों में क्या है, एकता है। एकता में होने के कारण ही हमारा देश जो है कभी भी पिछड़ नहीं सकता है। कभी ना कभी वह दिन अवश्य आएगा जब यहाँ से अंग्रेज़ों को भागना पड़ेगा और हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश फिर से एक समृद्धशाली देश बनेगा। तो हमें अभी अपनी शक्तियों को नहीं खोना है, बल्कि ऐसे समय में हमें क्या रहना है, मिलजुल कर रहना है। तो बच्चों, ये 2 चैप्टर की समरी थी। अब इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, और यदि समझ में आ जाए या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे मैम से पूछिएगा।